नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी साथियों को टीचर्स टीन सपने से डरता यूट्यूब चैनल पर अरुण सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज हम रीट का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। पहली क्लास हमारी हो चुकी थी, दूसरी क्लास हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, तो दोस्तों हम एक टॉपिक को उठा करके लेके आए हैं जो आपका, जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर के अंतर्गत। मैटर हम कहीं से भी आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं, आपको क्वेश्चंस बिल्कुल वहाँ पर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना चैप्टर आज का। ठीक है, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंब की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। शांति एवं सहिष्णुता सनातन संस्कृति के प्रमुख आदर्श रहे हैं। इन्हीं आदर्श परंपराओं की झलक हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। वसुधैव कुटुंब, आपने नाम बहुत पहले से ही सुन लिया होगा इस चीज का। वसुधैव कुटुंब का मतलब होता है कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। ये एक विचारधारा थी। ठीक है, इस विचारधारा की झलक हमें भारतीय संस्कृति के अंदर मिलती है। ठीक है, और इस सभ्यता के अंदर भी आपको देखने को मिली थी। ठीक है, यानी भारतीय जो संस्था है, वो सभ्यता है, उसकी उत्पत्ति आप यहीं से मान लो, ये समझ लो। ठीक है, वैदिक संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों और वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वेद हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की धरोहर हैं। वेदों में उस समय के लोगों के रहन सहन, जीवन, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, व्यवसाय आदि का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, शेष 3 वेद तथा वैदिक साहित्य बाद में लिखे गए थे। वेदों को लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। क्या हुआ था देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद को लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद में 3 वेद लिखे गए थे। तो जो वेद लिखे गए थे, उनके आधार पर जो वैदिक सभ्यता है, इसको 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटा था? पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद के समय की सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता एवं उसके बाद वैदिक काल की सभ्यता को उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद के समय में जब ऋग्वेद लिखा गया था, तो उस समय को बोलते हैं अपन के वैदिक काल, और उसके बाद में बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक साहित्य, वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार हैं। सत्य एवं ज्ञान के बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। वेद भारत का आदि ग्रंथ है एवं आर्यव्रत की प्राचीन रचनाएं हैं। ठीक है, तो वेद कौन कौन से हैं? 4, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, ये सबसे प्राचीन वेद है। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आपको ऑप्शन के अंदर चारों वेदों का नाम होगा, तो आपको इस तरह से लिखना, भाई ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद, यह ऋग्वेद के बहुत बाद में लिखा गया वेद है। इसमें यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र हैं। यह गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद में देवी देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र शामिल हैं। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, सामवेद में उनका संग्रह है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ है। इसका कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। ठीक है, इस वेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसमें चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान आदि संकलित है। ठीक है,
आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है हमारा, तो भाई वेदों के बारे में हमने बात करी थी। तो वेदों के भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? संहिता होती है, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, अरण्य होते हैं और उपनिषद होती है, ठीक है। वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन। संपूर्ण भारतीय जीवन दर्शन साहित्य का आधार धर्म ही रहा है। भारतीय संस्कृति के परम प्राण धर्म में ही विद्यमान है। धर्म के अंतर्गत सत्य बोलना, चोरी न करना, कर्म व वचन से पवित्रता का पालन करना तथा काम क्रोध पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण, दान धर्म करना आदि बातें शामिल हैं। वैदिक धर्म व दर्शन केवल भारतीयों को दृष्टि में रखकर ही अपना स्वरूप प्रकट नहीं करता, बल्कि यह मानव को विश्व मानव बनाने की योग्यता रखता है। ये दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं हम वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की, ठीक है। तो वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन था वो किस तरह का था? तो उस टाइम पर आपको संयुक्त परिवार देखने को मिलते थे, ठीक है। समाज की एक मूल इकाई हुआ करता था, ठीक है। पिता पिता परिवार के मुखिया हुआ करते थे, ठीक है। संयुक्त परिवार थे उस टाइम पर। सभी माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, पुत्र पौत्र और 4 4 पीढ़ियों तक एक ही परिवार साथ साथ रहा करते थे, ठीक है। तो ये वहाँ उस टाइम की वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता थी कि भाई उसके टाइम उस टाइम पर संयुक्त परिवार थे। आजीविका के जो स्रोत थे वो थे वहाँ पर कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि। उस टाइम पर जो संयुक्त परिवार, ये एक जो सामाजिक जीवन है उसमें मतलब क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, ठीक है। अब शिक्षा की बात करते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा का आधार सादा जीवन, उच्च विचार था। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का महत्व संस्कृत था, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। उस समय संस्कृत भाषा काफी उन्नत अवस्था में थी। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास तथा आचरण की पवित्रता को विकसित करना था। नारी का स्थान क्या था उस टाइम पर? वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परिवार में स्त्री को पुरुषों की तरह सभी अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक धार्मिक समारोहों पर वे पुरुषों के साथ भाग लेती थी। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां इस काल में हुई थी, ठीक है, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है आदि के प्रमाण हमें वेदों के अनेक मंत्रों से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे संस्कारों की बात आती है कि भाई किस तरह के संस्कार थे उस टाइम पर। वैदिक संस्कृति में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बच्चे के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर विधि विधान से अनुष्ठान एवं संस्कारों की प्रथा प्रचलित थी। इस तरह एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का प्रचलन था। यह जीवन का आवश्यक अंग था। इसे स्त्री पुरुष दोनों करते थे। अधिकांश संस्कार मंत्रोच्चारण एवं यज्ञ के साथ संपन्न होते थे। बाल विवाह उस काल में नहीं होते थे एवं एक पत्नी प्रथा उस समय प्रचलन में थी। आज भी हिंदू परिवारों में इस संस्कारों को अपनाया जा रहा है, वसुदैव कुटुंब, ठीक है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार मात्र, प्राणी मात्र के लिए एक परिवार का हिस्सा होने की उद्धत भावना थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, यानी कि सभी सुखी रहें, ठीक है। ये भावना उस टाइम पर थी, क्योंकि हमारे वेदों के अंतर्गत हमें ऐसे अनेक मंत्र वैदिक साहित्य में पढ़ने को मिले हैं। उस समय लोग अपने इसके अनुसार व्यवहार भी करते थे। मानव ही नहीं बल्कि इस धरती के प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना यहाँ के सामान्य जन की विशेषता रही है, ठीक है।
आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम 4 आश्रम थे। मनुष्य की जो आयु है उसको 100 वर्ष माना था। तो इनको 4 हिस्सों में बांट दिया था, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है। तो 25 साल की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हुए गुरुकुल में रहकर ही विद्या ग्रहण करेगा, इसको तो ब्रह्मचार्य आश्रम बोला था। ठीक है। 25 से 50 साल तक जो व्यक्ति है वो अपने समाज को देखेगा, वो अपने परिवार को देखेगा, तो उसको गृहस्थाश्रम की संज्ञा दी थी। ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम के अंदर क्या है, 50 से 75 वर्ष तक के बीच मानी थी। जैसा कि शब्द प्रतीत होता है, वानप्रस्थ आश्रम व्यक्ति परिवार के दायित्व से मुक्त और जीवन गांव के निकट जंगल में बिताता था। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अनुभव प्राप्त किया है उसको समाज में बांटता था। गृहस्थ आश्रम में वह अपने परिवार के कल्याण के लिए सोचता था, किंतु यहाँ पर वह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए गृहस्थों को सलाह देना इस आश्रम की मुख्य विशेषता थी। ठीक है। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक ये माना गया था। वानप्रस्थ की यात्रा पूरी होने के बाद जब मनुष्य ज्ञान व कर्म की शिक्षा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है, तब वह उपदेश देने की योग्य हो जाता है। उपदेशक निस्वार्थी होता है। इस काल में व्यक्ति का संपूर्ण भाग उस परम पिता परमात्मा को सौंपकर समाज को ही अपना आराध्य मानकर जीवन के शेष 25 साल समाज के लिए अर्पित कर देता है, समाज सेवा के लिए। तो ये संन्यास आश्रम था उस वर्ण व्यवस्था। ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, तो वर्ण व्यवस्था उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अतः शूद्र हो सकता था। ठीक है। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था। आवश्यकता के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता था, इसके साथ ही उसका वर्ण भी बदल जाता था। इन वर्णों में अपने खान पान तथा बौद्धिक वैवाहिक संबंधों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, न ही छुआछूत थी, न तो वर्ण को छोटा मोटा माना जाता था, न ही अपवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है, मैं मंत्र का निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान थी। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। आर्यों के राजनीतिक जीवन का आधार कुटुंब था। कई कुटुंबों को मिलाकर एक गांव बनता था। गांव के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। इन गांवों के समूह को मिलाकर विश्व बनता था। एक विश्व नाम की जो इकाई बनती थी, जिसका अधिपति होता था, वो विश्वपति कहलाता था। कई विश्वों के समूह को एक जन नामक इकाई बनती थी। ठीक है। जिसके अधिकारी को शासक या राजन कहा जाता था। जनों का राजनीतिक संगठन प्राय एक जैसा था। ठीक है। राजन अर्थात उसके कार्य, यानी कि राजन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। सामान्यतः राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता था, अर्थात उसका पद पैतृक था, परंतु कभी कभी नए जन राजा का निर्वाचन भी करती थी। राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। वह राज्य के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियुक्त करना तथा उसको पदोन्नत एवं पदच्युत भी करना कर सकती थी। ठीक है। कर सकता था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था, किंतु वह मनमानी नहीं कर सकता था। उसके मंत्री परिषद में विचार विमर्श करने के बाद वह अपनी नीति निर्धारण कर सकता था। उसको परामर्श देने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। समिति जनता के सदस्यों का संगठन था, जबकि सभा केवल मुख्य पदाधिकारी एवं विद्वानों की बैठक थी। सभा तथा समिति को काफी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। वे राजा को पदच्युत एवं निर्वाचित कर सकती थी। वे राजा को शासन कार्य चलाने में सहायता देती थी और उसकी शक्तियों पर अंकुश रखती। शक्तिशाली राजा भी इन शक्ति संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। वेदकालीन आर्थिक जीवन। ठीक है। तो आर्थिक जीवन कैसा था, कृषि थी। ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे जौ, गेहूं, चावल आदि फसलें पैदा करते थे। इस काल में कृषि वर्षा पर निर्भर थी।
वर्षा के अभाव में कुएं, नहरें भी जल सिंचाई के साधन थे। खेती का काम हल व बैल से किया जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का उपयोग भी किया जाता था। प्रत्येक गांव में दो प्रकार की भूमि होती थी, प्रथम उर्वरा एवं द्वितीय हिल। उर्वरा भूमि पर फसल पैदा हो सकती थी। ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। हिल्ला भूमि उसे कहते थे जो बंजर होती थी। ऐसी भूमि पर समस्त काम का अधिकार होता था। वहाँ पर ग्रामीण अपने पशु चराते थे। पशुपालन ये यहाँ का मुख्य दूसरा व्यवसाय था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशु चराते थे। ठीक है। तो उस टाइम पर मतलब आर्यों के आर्यों ने शिल्प कला में भी बहुत उन्नति प्राप्त की थी। वे कपड़ा अच्छा बुनते थे, चमड़ा रंगते, आभूषणों की कला थी। बड़े लोग हल, बैलगाड़ी तथा तख्त, चारपाई, नौकरी आदि नौकाएं आदि बनाने में काफ़ी निपुण थे। लोहे के भी सुनार, कुम्हार कार्य भी करते थे। इस समय वैद्य भी थे जो कि चिकित्सा का कार्य करते थे। इन लोगों के धंधे के संबंध में विशेष बात यह थी कि किसी भी शिल्प को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता था। शिल्पकार समाज में आदरणीय थे। व्यवसाय आर्य लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। विदेशी व्यापार जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु लेन देन वाला विनिमय उसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो हुआ करता था आधार। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों निस्क नामक सिक्का भी चलता था। कौन सा सिक्का चलता था? निस्क नामक। ठीक है। स्वर्ण निर्मित इन सिक्कों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। उस समय वस्तुएं ऊँटों, छकड़ों एवं घोड़ों के द्वारा एक दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। ठीक है। कुछ नाम हैं प्राचीन काल के और अब वर्तमान में उनको क्या बोला जाता है। ठीक है। कुंभा कोई प्राचीन नाम था, तो उस टाइम को अब काबुल है वर्तमान में। कुमुर्दा कुरुम है। गोमती गोमल है। ठीक है। सिंधु सिंध है। बितस्ता झेलम है। असिकनी चिनाब है। परुसनी रावी है। पिपासा ब्यास है। शतुद्री सतलज है। दशद्री सरस्वती है। ठीक है। वैदिक शब्दावली है कुछ अपन की। वैदिक साहित्य, वैदिक काल में लिखा गया साहित्य को वैदिक साहित्य बोल दिया। उपनिषद, उपदेश देने वालों को उपनिषद के अंदर लिखा गया था। कुटुंब, परिवार के बारे में बोलना। चलो कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देते हैं। वेदों की संख्या क्या थी बताओ? अभी आपने पढ़ा है 4 थी। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? अभी आपने जस्ट अभी पढ़ा है आपने इसके बारे में। देखो ये लिख रहा है यहाँ पर, अभी आपने बात करी थी दशद्वैती। ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख के और पढ़ना है। हमने आपको वैदिक साहित्य के बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। और जो आपका रीट का पेपर है उसके अंदर आपको इसी के अंदर से सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी रिवीजन करना है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है इसके लिए, और बने रहिए। हम थोड़ा वीडियो देने में थोड़े डिले हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सब्र कर लीजिए। करो कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे और जल्दी जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करें, लेकिन कुछ थोड़ी समस्या हमारी भी है, उनकी वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा जल्दी जल्दी कंटेंट देने की। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।